लमसम पेमेंट कर देता है, वो एक ही साथ डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देता है, या फिर अभी हमने देखा है कि वह क्या करता है, सिंकिंग फंड बनाता है, यानी कि पहले रिडम्पशन के लिए अपना कुछ पैसा इकट्ठा करता है, जिसके में हमने देखा सिंकिंग फंड बनाना। उसी के बाद अगला है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इसमें क्या करता है कि वो व्यक्ति, उसको पैसे की तो जरूरत है, उसको रिडम्पशन करना है, लेकिन वह सिंकिंग फंड अगर बनाएगा तो उसको बाहर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास दोनों ऑप्शन है कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हो सकता है जब वह एंड में इन्वेस्टमेंट को बेच कर आए तो उसको लाभ की बजाय हानि हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मार्केट पर डिपेंड करती है। लेकिन इस मार्केट के रिस्क से बचने के लिए वह क्या करता है, मार्केट के रिस्क से बचने के लिए वह पॉलिसी ले लेता है, क्योंकि अभी हम भी देखते हैं ना कि हम पॉलिसी करा लेते हैं तो हमें रहता है कि चलो लाभ ना सही, पॉलिसी में हमने जितने पैसे भरे ना उतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे ज्यादा बेशक मिल जाए उससे कम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या लगता है, उसमें फंड में इन्वेस्टमेंट में उसमें तो रिस्क होता ही है, तो इसलिए वह जो है पॉलिसी ले लेता है। इसमें बस सेम वैसे ही करना है हमें जैसे सिंकिंग फंड करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ ये हो जाएगा जैसे सिंकिंग फंड में हमें इंटरेस्ट मिलता था इन्वेस्टमेंट करने से, यहाँ पर इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि पॉलिसी के ऊपर हमें ऐसे मंथली कोई या ईयरली कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जब हमारी पॉलिसी मैच्योर हो जाते हैं, हम उसको बेच देते हैं, तब हमें प्रॉफिट मिलता है, यानी कि हमने इतने पैसे लगाए थे और इतने पैसे मिल गए। जैसे 2 लाख की पॉलिसी 2,20,000 में वो मैच्योर हो गई, तो यानी कि हमें 20,000 का फायदा होगा। उसको चाहे लाभ लगा लो या चाहे ब्याज लगा लो, ठीक है, इंटरेस्ट या प्रॉफिट कुछ भी मान लो, लेकिन वो इंटरेस्ट या प्रॉफिट हमें ईयरली नहीं पता चलता, इसलिए पॉलिसी में हम इंटरेस्ट को छोड़ देंगे, बाकी वही पैटर्न रहेगा, उसी तरह से करना जैसे सिंकिंग फंड से करते थे। आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको इजीली अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपका 13 एग्जाम्पल है, देखिए उसमें क्या कह रखा हमने कि एक कंपनी इशू डिवेंचर्स 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए के। आपको एक ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अगर आपको 1 लाख रुपीज दे रखे हैं डिवेंचर्स के आगे, तो इट मीन्स वह जो है डिवेंचर, जैसे यहाँ पर 1 लाख रुपीज दे रखे हैं कि वो डिवेंचर 1 लाख रुपए की है, और आगे उसको ये भी कह रखा है कि एक डिवेंचर्स की वैल्यू 100 रुपीज है, यानी कि पर डिवेंचर 100 रुपीज है। तो आप हमेशा की तरह ये मत कर देना मल्टीप्लाई करके, क्योंकि उसने आपकी बात रेट तो दे रखा, अमाउंट तो है ही हमारे पास, टोटल अमाउंट है, ठीक है, और ये हमारी है पर अमाउंट एक डिवेंचर्स की कितनी है। हाँ, हम इसको ऐसे कर सकते मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड करके, इनके अब ये हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे, इनकी उस संस्था के उस कंपनी के टोटल डिवेंचर्स 1000 है और एक डिवेंचर्स की कीमत 100 रुपए है, तो टोटल हो गए 1 लाख रुपए, ठीक है, इस तरह से। तो जब आपको टोटल अमाउंट दे रखे रुपीज में, तो वहां पे आगे अगर आपको पर डिवेंचर्स के रेट भी दे रखा तो मल्टीप्लाई मत कर देना, वहां से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है, क्वेश्चन का स्टार्ट होते ही हमें एक नया पॉइंट देखने को मिल गया। तो आगे देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रखा उसने कि एक कंपनी इशू डिवेंचर्स ₹1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने डिवेंचर इशू करे, तो एक तरफ हम डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, ये तो आप इजीली बना सकते हो। तो हमारा 1 अप्रैल 2015 डिवेंचर जब हम इशू करते हैं तो क्या एंट्री होती है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर, जो भी रेट आपका, इसको इसने रेट नहीं बता रखा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद है, ठीक है, हमारा इनकी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो भी आएगी, तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी रेट है वो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री हमारी क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, ये हमारी एंट्री होती है जर्नल। तो इनकी डिवेंचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो पहली बार डिवेंचर यहाँ पर आया, तो यहाँ पे, ठीक है, बाय डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने की है, 1 लाख की डिवेंचर उसने इशू करी थी। अब 31 मार्च 2016 को हम खत्म कर देंगे पूरी बैलेंस शीट, ठीक है।
अब बस ये एंड तक ऐसे ही घूमता रहेगा, इसलिए कोई ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं है। 16 के बाद 1 अप्रैल 2016 को बैलेंस आ जाएगा, फिर 17 के एंड में फिर ये बैलेंस चलता रहेगा, बैलेंस बीडी और सीडी, जब तक उसका रिडम्पशन नहीं हो जाएगा। आखिरी साल जब रिडम्पशन होगा तब हमें पता एंड में हम क्या एंट्री करते हैं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। उससे पहले जब हम डू करते हैं, ठीक है, कि डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, इसी तरह से हमारी एंट्री होती है। फिर हम पेमेंट कर देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, ये करते हैं तो डिबेंचर यहाँ पर आएगा। तो एंड में आखिरी वाले साल में डिबेंचर होल्डर के नाम से हम पेमेंट कर देंगे पूरी। तो ये तो आपका अकाउंट बन जाएगा डिबेंचर्स का। सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, वरना अदरवाइज आपका ये तो आपको खुद से भी आता होगा, कितना मुश्किल अकाउंट नहीं है, मेन अकाउंट आपके यही होते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा है कि 1 लाख का डिबेंचर्स इश्यू करेंगे 1 अप्रैल 2015 को, रिडम्पशन होना है उनका 3rd ईयर के एंड में, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, यानी कि 1 अप्रैल 2015 को इश्यू हुए हैं, तो इसका रिडम्पशन हो जाएगा 2018, 3 साल के आखिर में। तो 15 का एंड 16, 16 का 17, 17 का एंड 18, तो 3 साल का एंड यानी कि 31 मार्च 2018 को इनका रिडम्पशन होना है। उसके बाद इट वाज डिसाइडेड टू मेक प्रोविजन फॉर देयर रिडम्पशन बाय मीन ऑफ ए 3 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी। इस उद्देश्य के लिए उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ताकि उसके पास अमाउंट इकट्ठी हो जाए रिडम्पशन के लिए, और उस पॉलिसी को उसने खरीदा है 1 अप्रैल 2015 को फॉर एन एनुअल प्रीमियम 32,000, जिसका साल का प्रीमियम 32,000 जाता है। तो देखिए हम अपना बनाएंगे, अब जो कि हम सिंकिंग फंड अकाउंट का नाम होता था, अब वो हमारा नाम हो जाएगा डिबेंचर्स रिडम्पशन पॉलिसी, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, क्योंकि वहां पे हम सिंकिंग फंड बनाते थे, यहाँ पर हम बनाए हुए हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, और वहां पे डिबेंचर रिडम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट है, क्योंकि वहां पे सिंकिंग फंड को इन्वेस्ट करते थे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन फंड की पॉलिसी लिया, तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट, सेम वही प्रोसेस है, बस नाम अलग है। तो हमारा देखिए हमने फंड में कब डाले हैं, 1 अप्रैल को ही हमने पॉलिसी ले ली, तो हम साइड में देखिए पॉलिसी अकाउंट भी खोल लेते हैं, ठीक है, हमारा डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट, ठीक है, इस तरह से हम दोनों अकाउंट तैयार कर लेंगे। तो 1 अप्रैल 2015 को उसने पॉलिसी ली है, तो जैसे हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता था, हम क्या एंट्री करते थे, इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे भी टू बैंक, अब नाम हो जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 अप्रैल 2015 टू बैंक अकाउंट, कितने की 32,000, क्योंकि एनुअल प्रीमियम महीने का साल का 32,000 रुपए दे रही है। इसके बाद कुछ नहीं, साल का एंड हो जाएगा 31 मार्च 2016 बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। उसके बाद 2016 1 अप्रैल को हमारा बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 32,000, और इस साल के एंड में यानी कि 2016, और क्योंकि वो प्रीमियम हर साल की स्टार्टिंग में ही दे देता है, यानी कि अप्रैल को ही दे देता है प्रीमियम, तो एक प्रीमियम 1 अप्रैल 15 को दे दिया, अगला प्रीमियम 1 अप्रैल 16 को दे दिया, टू बैंक अकाउंट, बैंक में फिर से उसने इस साल का प्रीमियम भर दिया 64,000 का, ठीक है, एंड हो गया 16 का साल खत्म हो जाएगा 17 में, 31 मार्च 2017 को उसके पास बैलेंस हो जाएंगे पॉलिसी में, पॉलिसी का बैलेंस हो जाएगा उसके पास 64,000 का, ठीक है। उसके बाद 2017 के 1 अप्रैल को उसका बैलेंस आगे आ जाएगा, बैलेंस
कितना 64,000 का। अब इस साल में फिर उसको अपनी किस्त भरनी है तो टू बैंक अकाउंट कितने की 32,000 की, ठीक है। और यहाँ पे 2017 का 18 31 मार्च 2018 बाय। लेकिन अभी देखिए अब की बार हम पहले अभी हम रुक जाएंगे क्योंकि 18 यानी कि उसने तो पॉलिसी खत्म ही हो गई, बेच दी, और उसने पॉलिसी बेच दी तो हमारे पास वापस पैसे आ गए जैसे इन्वेस्टमेंट को बेचते थे। अब देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें रेट नहीं दी मिलेगी लेकिन बैंक से हमें पूरा 1 लाख मिलेगा। वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि हम पॉलिसी कंपनी क्या करते हैं, पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो करते हैं ताकि उनके पास अमाउंट इकट्ठी हो जाए रिडम्पशन के लिए, और उसको रिडम्पशन के लिए 1 लाख चाहिए, तो इसीलिए कंपनी इसी तरह से तो इन्वेस्ट करते हैं ताकि 3 साल के बाद उसके पास 1 लाख आ जाए। तो इट मीन्स इस पॉलिसी से चाहे उसने कह रखा है नहीं, हम यही मान के चलते 3 साल के एंड में उसके पास 1 लाख रुपए आ गए होंगे। इसी हिसाब से तो उसने अपना बनाया है ना इन्वेस्टमेंट का तरीका, ठीक है। तो उसको पॉलिसी बेहतर लगी, उसको पॉलिसी से ये मिला होगा कि 3 साल के बाद यहाँ से 1 लाख आ जाएंगे, तभी उसने पॉलिसी लिया, तो उसके पास मिनिमम 1 लाख तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बैंक में हो गया 1 लाख रुपए। अब देखिए यहाँ का टोटल तो 1 लाख और यहाँ का टोटल 96,000, ठीक है। 4,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4,000 ज्यादा है, ये साइड ज्यादा 4,000 से, जब हम इधर ये 4,000 लिख देंगे तब हमारा बैलेंस इक्वल होगा, ठीक है। और अकाउंट में हमारे इक्वल ही होना चाहिए। तो ये जो 4,000 है ये क्या है, टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ये हमारा जैसे वहां पे हमारा होता था ना इंटरेस्ट, इसमें किसमें डल जाता था, ठीक है, या प्रॉफिट किसमें डल जाता था, सिंकिंग फंड में चला जाता था। तो ये भी हमारा प्रॉफिट या इंटरेस्ट कुछ भी मान लो वो है, तो ये हम ट्रांसफर कर देंगे इसमें, क्योंकि इसी पैसे से तो हमें ये पैसे मिले हैं, इसी की वजह से तो हमने कमाए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट या इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस फिगर, ये हमारा बैलेंस है 4,000 का, ठीक है, जिसको हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तो हमारा पॉलिसी अकाउंट था। डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 31 मार्च, क्योंकि 1 अप्रैल को इशू करे थे, 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2015 में इशू करे थे ना, तो मार्च 2016 में साल खत्म होएगा, तो हम अपना पैसा उठाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस्त भरने के लिए। हमने 1 अप्रैल को भर दी, लेकिन ये पैसा हम P&L से तो निकालेंगे, तो साल के एंड में जो प्रॉफिट हुआ वहां से हमने निकाले 32,000, किस चीज के, क्योंकि भाई हमने पॉलिसी भरी है, लाभ से तो निकालेंगे 32,000, ठीक है। टू बैलेंस CD, ठीक है, 2016 31 मार्च। अब 2016 1 अप्रैल को हमारा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। 2016 में बैलेंस आ गया, 16 का साल मार्च 17 में खत्म हो गया, खत्म हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो हमने भी अपना हिस्सा ले लिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से फिर से 32,000 निकाल दिया, 64,000 हो गया, 64,000 हो गया, 17 31 मार्च सीधे 64,000। अगले साल फिर ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस 2017 1 अप्रैल बाय बैलेंस बिल, ठीक है। 2018 31 मार्च को, क्योंकि हमने किस्त भरी होगी 17 की, तो मार्च के एंड में हम फिर से पैसे लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 32,000 का। लेकिन अभी अब की बात इस साल तो 2018 के 31 मार्च को हम बैलेंस नहीं लेके आएंगे, इसको तो हमने पूरा का पूरा जो है खत्म ही हो गया, हमने रिडम्पशन ही करने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमें एक और चीज ट्रांसफर करनी है 31 मार्च को, क्या, बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट, जैसे उसमें होता था ना सिंकिंग फंड में, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का नाम, इन्वेस्टमेंट में सिंकिंग फंड का, क्योंकि इसमें इधर
अकाउंट के इस साइड में, तो हमारी जनरल एंट्री कैसे हुई होगी? हमारी जनरल एंट्री हमने इस तरह से करी होगी ना, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट क्रेडिट 4000। हमारी ये जनरल एंट्री होती है, तभी हमने इसमें डाल ली, क्योंकि पॉलिसी डेबिट है, पॉलिसी के डेबिट में डाल दी। किसके साथ डेबिट है? फंड के साथ। तो यानी कि फंड हमारा क्या है? क्रेडिट, तो क्रेडिट में आ जाएंगे किसके साथ? पॉलिसी के साथ 4000। समझ गए ना? यहाँ पे इधर उधर का बैलेंस 4 बच रहा था, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया पॉलिसी में, पॉलिसी में हम फंड में हम ले आएंगे, ठीक है, 4000। अब हमारे टोटल हो जाएंगे 1,00,000। तो हमें पता है सिंकिंग फंड के अकाउंट या पॉलिसी के अकाउंट एंड में जब हमें रिडम्पशन करना है, तो जितना टोटल पैसा हमारे पास आ जाता है उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व में उसको डाल के क्लोज करना पड़ता है, तभी हम जनरल रिजर्व से वो पैसा निकालेंगे और हम डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देंगे। तो हमें इस 1,00,000 को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके हमारा अकाउंट क्लोज करना है। तो ये आपका सिंपल सा था पॉलिसी, जब कंपनी पॉलिसी लेती है फंड की बजाय, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वजह से पॉलिसी लेते हैं, तो हम इस तरह से निकालेंगे। अभी आपको एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए, डिबेंचर रिडम्पशन फंड 31 मार्च 2014 को फॉलोइंग बैलेंस हमें बैलेंस दे रखा है किसी कंपनी का, ठीक है, उसका बैलेंस है 12% मॉर्गेज डिबेंचर अकाउंट का बैलेंस है 1,00,000। यानी कि ये बैलेंस जैसे हमारा डिबेंचर्स अकाउंट का बैलेंस होता है ना, वो ही है 12% मॉर्गेज, यानी कि डिबेंचर्स अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 1,00,000, यानी कि हमें इस 1,00,000 का रिडम्पशन करना है, ये हम समझ गए। नेक्स्ट है डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट का बैलेंस है 66,000। डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट का बैलेंस है 66,000, ठीक है। तो अब की बार हमें बैलेंस दे रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग हमारा जब एक बार मैं साफ कर देती हूँ, तो अब की बार हमें दे रखा है, देखिए एक तो है 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, कब का है? 31 मार्च 2014, यानी कि 14 के एंड का। तो हम अपने अकाउंट नए साल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2014 को हमारा बैलेंस दे रखा है उसने बाय बैलेंस विधि 1,00,000 का, 1,00,000 का उसका बैलेंस दे रखा है, ठीक है। 31 मार्च 2015 को हम टू बैलेंस शीट करके इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसी साल इसका रिडम्पशन होना 15 में, तो ये ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। उससे पहले क्या होगा, पहले हम आगे चलते हैं। आगे हमें दे रखा है डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट का बैलेंस हमें दे रखा 66,000 का, वही 31 मार्च 14, यानी कि हम अपना 1 अप्रैल 14 से स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि फंड का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बैलेंस बीडी कितना? 66,000 का। और उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, मैं साथ ही करा देती हूँ आपको, क्योंकि अलग अलग जगह पर होंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या किया था। थोड़ा छोटा बनेगा लेकिन साथ साथ होगा, तो चाहे समझ में ना आए, मैं बोल रही हूँ आपको। डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी का हमारा बैलेंस है 66,000 का, 2014 1 अप्रैल को फिर से हमारा है टू बैलेंस बीडी 66,000, ये हमें दे रखा भी, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ऑन 1 अप्रैल 2014 द कंपनी पेड द एनुअल प्रीमियम ऑफ 22,000। 1 अप्रैल 2014 को कंपनी 22,000 रुपए का एनुअल प्रीमियम देती है, 1 अप्रैल 2014, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 को कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का दिया, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं डाला वो फंड में,
फंड में तो साल के एंड में पैसे आते हैं ना, जब लाभ पता चलेगा जब भी डालेंगे ना फंड से तो पैसे, तो इसलिए। लेकिन बाहर जो पॉलिसी ले रखी है उसकी तो 1 तारीख को ही चली जाती है अमाउंट, तो 1 अप्रैल को हमने टू बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट कर दी, कितने की 22,000 की किस्त जा रही थी, हमने बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट कर दी। ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को पॉलिसी अमाउंट 1 लाख रुपए का हमें रिसीव्ड हो गया और ऑल द डिबेंचर वर रिडीमेबल एट पार, और सभी डिबेंचर्स को एट पार पर रिडम्पशन कर दिया। यानी कि ये जो डिबेंचर्स थे इसको 31 मार्च 2015 को हमने पेमेंट भी कर दी। तो टू डिबेंचर होल्डर, इसीलिए हमने बैलेंस सीधी नहीं लिखा था, क्योंकि साल खत्म होती पेमेंट ही हो गई, बैलेंस आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया 31 मार्च को, तो इधर आ जाते हैं 31 मार्च 2015, बैलेंस को बेच दिया तो बाय बैंक अकाउंट हमारे पास पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। कितने की बेच दिए? 1 लाख की। ये है 88,000 इधर का टोटल, इधर का टोटल है 88,000 और उधर का टोटल है 1 लाख। इट मीन्स 12,000 का हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट मान लो, इंटरेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये 12,000 हमारा डल जाएगा इसमें डिबेंचर रिडम्पशन फंड में, ठीक है। 31 मार्च 2015, क्योंकि यहाँ पे मार्च लिखेंगे, साल के आखिर में बेचे, आखिर में तो हमें बैलेंस पता चला है कि कितने का हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये अकाउंट कंप्लीट, ये अकाउंट कंप्लीट, ये अकाउंट कंप्लीट। अब आ जाते हैं इस पे, बैलेंस बीडी इसका 66,000 का था 1 अप्रैल 2014 को। अब देखिए अप्रैल साल खत्म हो जाएगा 2015, 31 मार्च, तो सबसे पहले तो चलो 31 मार्च को साल खत्म हो गया, हमने बेच भी दिए हैं, लेकिन जो हमने किस्त भरी थी इसका किस्त का पैसा तो लेंगे ना इस साल के लाभ में से। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितने की किस्त भर दी थी? 22,000 की। इस साल के लाभ में से वो पैसे लेंगे 22,000 के। और एक और आ जाएगा टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये जो 12,000 थे ये भी तो इधर आ जाएंगे, इसके डेबिट में है तो इसके क्रेडिट में आ जाएंगे और टोटल हो जाएंगे 1 लाख के। तो टू बाय जनरल रिजर्व 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और अकाउंट क्लोज कर देंगे 31 मार्च 2015। ये हमारा अकाउंट बन के तैयार। तो बिल्कुल सिंपल अकाउंट है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको जनरल एंट्री अच्छे से क्लियर हो रखी है तो चाहे फंड बनवा, सिंकिंग फंड बनवा लो, चाहे डिबेंचर रिडम्पशन फंड बनवा लो, कुछ भी नहीं है। और जनरल एंट्री आपको इतने अच्छे से क्लियर कराई है, ठीक है, कि वो पैसे लेगा, गुल्लक में डाल देगा, फिर इंटरेस्ट भी को भी अपने गुल्लक में डाल देगा इनके फंड में, फिर दोनों पैसों को बाहर इन्वेस्ट करेगा, अगले साल फिर उस इन्वेस्टमेंट पर ब्याज आएगा। तो जनरल एंट्री अगर आपको अच्छे से है तो कुछ नहीं है चैप्टर में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको एक और करा देती हूँ ताकि और अच्छे से भी क्लियर हो जाए आपका, कि 1 अप्रैल को मैं ऐसे क्लियर करा देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं लग रहा मेरे को। 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड इशू 3 लाख डिबेंचर्स 12% रेट के 100 ईच के ऊपर उसने इशू करनी है और 3 साल के बाद उनका रिडम्पशन है एट पार के ऊपर। फॉर द रिडम्पशन ऑफ दीज डिबेंचर, इस डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए कंपनी टुक एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन 1 अप्रैल 2015 टू प्रोवाइड द नेसेसरी कैश। नेसेसरी कैश के लिए कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है। प्रीमियम ऑफ 82,400 was paid every year on 1 April and an interest of 10% per annum at compound rate was accepted। और यहाँ पे हमें उम्मीद है कि हर साल 10% का ब्याज हमें मिल जाएगा कंपाउंड रेट से, ना कि सिंपल रेट से, ठीक है। तो हमें अपना बनाना है डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको, ठीक है। इतने कराने के बाद तो आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि चैप्टर हमारा है क्या। इधर भी हम इकट्ठा ही बनाते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड
इन्वेस्टमेंट। जब हम दोनों को साथ साथ तैयार करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाती है चीजें, क्योंकि एंड में हमें इसकी हेल्प पड़ती है यहाँ पे प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए। तो देखिए उसने क्या किया है कि उसको रिडम्पशन करना 3 साल के बाद, इसलिए उसने एक पॉलिसी खरीदी है 82,400 की, जिसका पैसा 1 अप्रैल को ही चला जाता है। इनकी इन्वेस्टमेंट कर रखा उसने 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है, टू बैंक अकाउंट पर पॉलिसी जा रही है 82,400 की, ठीक है। और इसका खत्म हो जाएगा 31 मार्च को, साल खत्म हो जाएगा 15 का 31 मार्च 2000, साल को साल खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट के रेट भी दे रखे, अदरवाइज वो पॉलिसी बोलता तो अभी हम पीछे करके आए कि पॉलिसी पर इंटरेस्ट का हम कोई नहीं करते, लेकिन यहाँ पे उसने इंटरेस्ट के रेट बता रखे, दे रखे हैं, तो हमें इंटरेस्ट को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना पॉलिसी पे इंटरेस्ट का कुछ हम लेकर नहीं चलते। जैसे पिछले क्वेश्चन में था वो एंड में ही बच जाता है हमारा, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट बता रखा तो हमें लगाना पड़ेगा। तो 1 साल हो गया, 1 अप्रैल को पैसे लगाए थे, 1 साल खत्म हो गया तो हमें पॉलिसी के पर ब्याज मिल गया होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड ब्याज है, तो उस ब्याज को हम ट्रांसफर कर देंगे टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, ठीक है। क्योंकि जो ब्याज मिलेगा, जैसे हमने पॉलिसी ले रखी होती है तो जो ब्याज मिलता है वो उस पॉलिसी में अंदर ही, मतलब उसी में जमा होता रहता है ना, हमारे पास तो नहीं पहुंचता ना, वो तो एंड में अमाउंट आती है। तो डिबेंचर रिडम्पशन का ही पैसा है, उसी को इन्वेस्ट कर रखा, उसी पे ब्याज है, तो उस फंड में इकट्ठा होकर फिर इन्वेस्ट होता रहेगा इसी चक्कर से। तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड में चला जाएगा 10% ब्याज, यानी कि 82,400 रुपये हमने इन्वेस्ट कर रखे, तो उसके ऊपर 10% ब्याज, यानी कि 8,240 का ब्याज, टोटल हो जाएगा 90,640। बाय बैलेंस सीडी 90,640, 90,640। अब हमारा 1 अप्रैल 2016 क्या आ जाएगा, बैलेंस आगे आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 90,640। इस अप्रैल को फिर किस्त जाएगी तो हमारी टू बैंक, इस साल फिर किस्त चली गई 82,400 की, साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ गया 2017, हमें ब्याज भी मिलेगा, उसको भेज देंगे हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड में उस ब्याज को। अब की बार जो ब्याज मिलेगा वो किस पे, इस पे, क्योंकि कंपाउंड रेट पे जितना पैसा होता जा रहा है उतने पर मिलता जाएगा। तो अब इसका 10% 17,304, टोटल हो जाएगा हमारा 1,90,344, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 2017, बाय बैलेंस सीडी 1,90,344, 1,90,344, 2017 1 अप्रैल को फिर आगे ले आएंगे टू बैलेंस सीडी 1,90,344, और उसके बाद टू बैंक अकाउंट, क्योंकि तीन बार जानी है ना किस्त, तो इस बार फिर चली जाएगी 82,400। उसके बाद है हमारा, ये तो 1 अप्रैल को किस्त जाएगी 31 मार्च 2018। यहाँ पे अब की बार, ठीक है, यहाँ पे अब की बार हमें क्या है, उसने क्या कह रखा हमें 31 मार्च 2018 को हमने सेल कर दिया, 31 मार्च 2018 को हमने सेल कर दिया बाय बैंक अकाउंट। हमारे पास अमाउंट इकट्ठी हो गई 3 लाख की, क्योंकि रिडम्पशन हमें 3 लाख का करना है, तो एंड में हमें कितना ब्याज मिला वो अब की बार बैलेंस से पता चल जाएगा हमें, ठीक है। यहाँ का टोटल 3 लाख और यहाँ का टोटल 82,400 प्लस 1,90,344। अब इस दोनों के टोटल को इसमें से लेस करेंगे तो बच जाएगा 27,256 का, ठीक है। इसको भी हम डाल देंगे टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। अब इन दोनों का टोटल करके 10% निकालेंगे तो हो सकता है उससे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, चलो हम करके देख लेते हैं। 1,90,344 था 82,400, 4,4,7,2, इसका हम 10% देखते हैं, 27,274 होता ब्याज, लेकिन इस साल बेच दिया हमने
डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए हमने इसका 10% नहीं निकाला आखिरी साल में यहाँ का बैलेंस हमारे यहाँ से निकलेगा कि टोटल इतने में बिक गया, ये पहले की अमाउंट थी, बैलेंस बच गया इतना। तो अब की बार ये हुआ है, इसको चाहे ब्याज मान लो या लाभ मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो अब की बार हमारा इतना हो गया टोटल, ये हमारा इन्वेस्टमेंट बन के तैयार। अब हम आते हैं डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, 1 अप्रैल 2015 को करे थे इश्यू, 2016 के एंड में तो अब पैसे लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। तो बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 82,400 ले रहे हैं हम हर बार, ठीक है। और 31 मार्च को ही हमें बाय डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट से भी हमारे पास पैसे आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ देखोगे ना 82,8,240 को फंड में डालना है, इसके ब्याज को फंड में डालना है, तो हमें प्रॉफिट से भी पैसे मिल गए और उधर जो हम इन्वेस्टमेंट करके आ गए उससे भी पैसे हो गए। हमारे फंड में इतने पैसे इकट्ठे हो गए, एक लाभ में से और एक ब्याज के, तो हमारे पास एंड में पैसे आ गए 90,640, ठीक है। खत्म कर देते हैं 31 मार्च 2016 टू बैलेंस शीट 90,640 बैलेंस 2016 का 1 अप्रैल बाय बैलेंस 90,640। अब 2017 के 31 मार्च को फिर से वही पैसा आ जाएगा बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 82,400 लेंगे और बाय डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट से कितने लेंगे, दूसरे साल हमने पैसे लिए 17,304, ठीक है, 17,304, क्योंकि इस साल देखिए 17 में हमारे पास ब्याज के रूप में 17,304 रुपए आ रहे थे, तो 1,90,344 इसको फिर डाल देंगे 2016 31 मार्च को टू बैलेंस शीट 1,90,344। उसके बाद फिर 2017 की 1 अप्रैल को हमारा पैसा आ जाएगा बाय बैलेंस शीट 1,90,344। 2018 की 31 मार्च को हमने लाभ में से फिर पैसा लिया बाय सरप्लस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 82,400 और हमें डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट से मिले, इस बार कितने मिले 27,256 मिले, टोटल हो गए 3 लाख। और हमें टोटल 3 लाख ही चाहिए था, हमें जनरल रिजर्व में 3 लाख ही डालना है, क्योंकि रिडम्पशन 3 लाख का ही करना है, तो हमारे पास जनरल रिजर्व में हमें 3 लाख का ही बैलेंस चाहिए। 31 मार्च 2018 3 लाख का बैलेंस। तो इस तरह से आपके चाहे चेकिंग फंड बनवा लो चाहे डिवेंचर रिडम्पशन फंड बनवा लो, इस तरह से आपको इक्वेशन, ठीक है। देखिए आपको एक एग्जांपल और कराती हूँ, थोड़ा सा अलग है, बाकी कुछ नहीं है। आपको दे रखा है, देखिए आपका 16 एग्जांपल आपको दे रखा है कि 1 अप्रैल 2014 को एक कंपनी ने 60,000 के 5% डिवेंचर उसके आउटस्टैंडिंग थे। यहाँ पे हमें ये नहीं बता रखा कि वो अप्रैल में इशू करे थे क्या, वो उस दिन आउटस्टैंडिंग थे, यानी कि वो हमारे पास है 5% डिवेंचर्स में 1 अप्रैल को बैलेंस रेडी है, इशू नहीं करे हैं वो, ठीक है। तो बैलेंस है 60,000 का। इस डेट को डिवेंचर रिडम्पशन फंड में हमारे पास बैलेंस है 50,000 का, डिवेंचर रिडम्पशन फंड को 1 अप्रैल 2014 को यहाँ का बैलेंस है 50,000। उसके बाद है कि इस फंड के पैसे को भारत सरकार के 59,000 रुपीज के 3% डिवेंचर में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। इस पैसे को हमने इन्वेस्टमेंट में डाल रखा है, यानी कि 1 अप्रैल 2014 को ही हमारे यहाँ का बैलेंस भी कितना है, हमने इसको इन्वेस्ट कर रखा है 59,000 के डिवेंचर में, यानी कि जो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा वहाँ की फेस वैल्यू है 59,000, लेकिन हमने इन्वेस्ट कर रखे 50,000। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने इन्वेस्ट कर रखा। इन्वेस्ट कौन सा करेंगे हम, जितने पैसे हैं हमारे पास 100 रुपए है और हमें कहे कि आप इन्वेस्ट कर दो इस पैसे को, तो हम 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे ना, 104 कहाँ से कर देंगे इन्वेस्ट। ये हो सकता है कि हमारे पास पैसे हैं 100 और उस 100 के बदले में हमें 104 की चीज मिल जाए, ठीक है।
यहाँ पर भी यही है, बैलेंस बीडी यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो हमने पैसे डाल रखे हैं वो 50 के ही है, उस 50 के बदले में हमें जो वस्तु मिली है वो 59,000। इस चीज को ध्यान। फर्स्ट पॉइंट आगे है डिबेंचर रिडम्पशन कोर्स में हमारी एनुअल जो प्रीमियम है जो किस्त जानी वो 8,230 रुपए। 31 मार्च 2015 को बैंक का बैलेंस, हमें बैंक बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2015 को बैंक का बैलेंस था 15,640 बैंक का बैलेंस था। ये बैलेंस है इन्वेस्टमेंट पर ब्याज प्राप्त करने के बाद है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर ब्याज सब हमें मिल गया उसके बाद का बैलेंस है ये 15,640 का। इस डेट को इन्वेस्टमेंट को, इस डेट को यानी कि 31 मार्च 2015 को इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है 83% पर, यानी कि जिसकी वैल्यू 100 रुपए थी उसको 83 पर बेच दिया, ठीक है। तो अब हमें अपना बनाना है, तो सबसे पहले सिंकिंग फंड में हमारा बैलेंस है, इसको हमने इन्वेस्ट कर दिया। तो 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया, वहां से पहले हम यहाँ से आते हैं, इसका हमें ब्याज मिला होगा, सॉरी ब्याज का तो हाँ रेट है, तो देखिए 31 हमने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद है 31 मार्च को हमने इसको बेच भी दिया। 31 मार्च 2015 को हमने सेल कर दिया, तो हमारे पास बैंक अकाउंट आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा है वो कह रहा है 83% में। तो जब परसेंट निकालनी हो ना हमें किसी चीज की तो उसको हम निकालते हैं फेस वैल्यू पर, तो हम परसेंटेज 50 की नहीं निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, यानी कि उस जो हमने चीज खरीदी थी वो उसकी वैल्यू इतनी थी, हमने 50 में खरीदी वो अलग बात है, ठीक है, जो खरीदी थी उसकी वैल्यू इतनी थी, उसका 83% पैसा ही हमें मिला। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48,970, 48,970 की बिक गई। तो देखिए 50,000 तो हमने लगा ही रखे थे और बिके 48,000, हमें वो सस्ती चीज मिलते हुए भी लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस को हम डाल देंगे बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट सॉरी फंड अकाउंट में। जैसे हम प्रॉफिट को डाल देते हैं ना वैसे लॉस को डाल देंगे। कितना लॉस हो गया हमें 1,030 का, 50 की वस्तु थी 48,970 में बिकी, तो 1,030 का लॉस हो गया, लॉस को हम इधर ले गए। तो अब देखिए उसके बाद है ओके ये आ गया। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। देखिए हमने ये इसको इन्वेस्ट कर रखा है, यहाँ पे हमने बेच दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट या जो भी है वो इसी में ऐड हो गया, ठीक है, अलग से कुछ नहीं, यहाँ पे हमें अलग से शो करना पड़ेगा क्योंकि जो इंटरेस्ट आया होगा वो यहाँ पे तो ट्रांसफर किया होगा ना। तो इंटरेस्ट कितना आया होगा हमारा, हमें इंटरेस्ट मिलता फेस वैल्यू पर, तो इंटरेस्ट की रेट है 3%, तो फेस वैल्यू का 3% हमें मिला होगा ना, 59,000 का 3%, 1,770 रुपए हमारे पास इंटरेस्ट के आ गए, ठीक है। उसके बाद है आपका एक सेकेंड 1,770, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट लिख दी। उसके बाद हमारा आ जाएगा बाय डिबेंचर रिडम्पशन, वो उसके क्रेडिट में सॉरी डेबिट में आ जाएगा, प्रॉफिट होता तो इधर आता, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 31 मार्च को ही टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। जैसे हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे, अब की बार लॉस हुआ तो लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, कितने का 1,030 का, और एंड में हम पैसे ट्रांसफर कर देंगे टू जनरल रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पे 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितने की किस्त थी वार्षिक 8,230 8,230 की किस्त, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना बैलेंस शीट दे रखा था, इंटरेस्ट आ गया, फेस वैल्यू का 3% इंटरेस्ट आएगा, और इस साल का क्योंकि हमने किस्त भरी थी तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे 3,000, ठीक है। लॉस था ये, यहाँ पे बैलेंस शीट था, एंड में हमने बेच दिया, ठीक है। जो भी ब्याज था लाभांश था वो इकट्ठा इसी साल में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें उसका
52,970, इसको हम जनरल लेजर में ट्रांसफर करते हैं क्योंकि इस बार हमारे पास इतने ही पैसे आए। बैंक अकाउंट में ये हमारा बैलेंस है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करने से हमारे पास पैसे आए 58,970 डाल दिए। बैंक अकाउंट के डेबिट में वही पैसे डाल के जो हमारे पास आते हैं, इतना बैलेंस था, इतने इन्वेस्टमेंट सेल करने से आ गए। 60,000 का डिबेंचर्स था, रिडम्पशन करना है, ये कर रखा, ठीक है। डिबेंचर होल्डर का इन्वेस्टमेंट हमने करना है, ठीक है, 60,000 से कर दिया। उसके बाद है हमारा बाय बैलेंस शीट, टोटल इतना था, इसमें से इतने गए, एंड में हमारे पास 4,610 रुपए बच गए। तो ये था आपका सिंपल से क्वेश्चन। जब हमारे पास डिबेंचर रिडम्पशन फंड बनाते हैं या पॉलिसी बनाते हैं तो हम किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट जो है इसका आगे का पार्ट जो नेक्स्ट होगा, देख लेते हैं क्या होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ऐसे बैलेंस ही दिए मिलेंगे, कहीं पर ये होगा कि 103% पर बेच दिया तो वहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, कहीं भी ऐसे लॉस आएगा, तो अब आपको इसी तरह के क्वेश्चन आगे दिए मिलेंगे।